Hello friends, welcome to editorial analysis by Simplified Civil Services। 23 अप्रैल को टोटल हम 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है अ लेसन फ्रॉम ताइवान इन क्वेक रेजिलियंस। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो जो रिसेंटली ताइवान में अर्थक्वेक आया था उससे हम क्या लेसन सीख सकते हैं और इंडिया में क्या इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है व्हाट आर रूल्स अराउंड स्टार कैंपेनर। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 में स्टार कैंपेनर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। स्टार कैंपेनर होते क्या हैं, क्या लीगल प्रोविजंस हैं, स्टार कैंपेनर अपॉइंट कौन करता है, कौन रिमूव कर सकता है, किसके पास पावर है, ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। क्या इश्यूज़ होते हैं स्टार कैंपेनर से रिलेटेड और क्या किया जा सकता है उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है अ लेसन फ्रॉम ताइवान इन क्वेक रेजिलियंस। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 डिज़ास्टर मैनेजमेंट मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन आपको किसी न किसी नेचुरल हज़ार्ड के ऊपर, डिज़ास्टर के ऊपर हर बार आता है और यहाँ पर हम अर्थक्वेक के बारे में बात करेंगे। इंडिया किस तरीके से ताइवान का जो रीसेंट एक्सपीरियंस था उससे सीख सकता है, क्या क्या चीज़ें कर सकता है, क्या मिटिगेशन मेजर्स ले सकता है, इसके बारे में इस आर्टिकल में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से। शुरू करते हैं आर्टिकल। पिछले 2 दशकों में बहुत बड़े बड़े मेजर अर्थक्वेक आए हुए हैं पूरे दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में, जैसे कि इंडोनेशिया, जापान, चाइना, इटली। नेपाल में 2014 में आया था भयानक सा अर्थक्वेक। मेक्सिको, मोरक्को, रिसेंटली टर्की सीरिया बॉर्डर में आया था, आपने देखा होगा विजुअल्स सोशल मीडिया में बहुत आया था। और अप्रैल 3 को ताइवान में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। जो ताइवान में आया था उसका मैग्नीट्यूड कितना था, 7.47 से ऊपर है, मतलब बहुत बड़ा ये अर्थक्वेक, हाई इंटेंसिटी, हाई मैग्नीट्यूड ये अर्थक्वेक आया था। ये जो अर्थक्वेक आ रहे हैं ये कोई रैंडम ऑकरेंसेस नहीं है। इन अर्थक्वेक का जो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ पर ये जनरली आते हैं, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी से। अगर आप लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि कहाँ पर जनरली अर्थक्वेक आते हैं। ठीक, अब मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अर्थ को जो है अगर हम अलग अलग लेयर्स में डिवाइड करें तो सबसे अंदर जो लेयर होती है वो कौन सी? कोर। उसके बाद क्या होता है? मेंटल। और जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है? लिथोस्फीयर। और ये सारी लेयर जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। जो लिथोस्फीयर है वो जो है अलग कई भागों में डिवाइडेड है। वैसे ही अर्थ की बात करें तो टोटल अर्थ 15 डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइडेड है। ये 15 मेजर प्लेट्स है जिसमें बटा हुआ है और ये सारी प्लेट जो है मूवमेंट कर रही है। एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकरा रही है, दूर जा रही है या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है। यही प्लेट्स के मूवमेंट के कारण हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है। मान लीजिए एक प्लेट दूसरी प्लेट एक दूसरे से टकराई और कन्वर्ज हो रही हैं तो एक प्लेट नीचे जाएगी, एक प्लेट ऊपर आएगी, यहाँ पर अर्थक्वेक के चांसेस होंगे। इसे कन्वर्जेंस प्लेट बोलते हैं। एक प्लेट दूसरी प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी और ब्रेक होती हैं तो ब्रेक के कारण लावा मान लो जो रिलीज़ हो रहा है तो अर्थक्वेक तो आएगा ही, क्योंकि रॉक्स ब्रेक हो रही है। जो स्ट्रेन एनर्जी है वो रिलीज़ होगी और वो स्ट्रेन एनर्जी जब ऊपर पहुँचेगी तो अपने साथ कई रॉक्स को हिलाएगी, वाइब्रेशन होगा, अर्थक्वेक आएगा। अर्थक्वेक तो पता है ना आपको। मान लीजिए यहाँ पर कोई रॉक ब्रेक हो जाती है, उससे जो होने वाली, क्योंकि अब अर्थ के बहुत अंदर है ये रॉक, तो बहुत प्रेशर और बहुत ज़्यादा प्रेशर झेल रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर रखी हुई है। जैसे ही ये रॉक ब्रेक होती है बहुत सारी एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी निकलती है, ये एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ती है और जब ये एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो अपने साथ आसपास की जितनी रॉक्स है उसको भी ब्रेक करते हुए निकलेगी, तो उसी के कारण पूरा अर्थ में जो है वाइब्रेशंस आते हैं, उसे अर्थक्वेक हम बोलते हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर है। तो 3 तरीके की प्लेट हो सकती है, एक तो दोनों कन्वर्ज हो रही हो, एक दोनों डाइवर्ज हो रही हो और तीसरी प्लेट हॉरिजॉन्टल मूव हो रही हो। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को वाली, कैलिफोर्निया वाली, ये वाली प्लेट क्या है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है दोनों प्लेट्स का और यहाँ पर भी अर्थक्वेक आ सकता है। इन दोनों में, इसमें जो है
आपका वॉल्केनिज्म नहीं होता है। कन्वर्जेंस में भी वॉल्केनिज्म नहीं देखने को मिलता, सिर्फ डाइवर्जेंस में मिलता है, क्योंकि ये ब्रेक हो रही है, दोनों अलग अलग जा रही है, तो बीच से टूट रही है, और जब टूटेगी तो नीचे मेंटल में लावा होता है, लावा बाहर आएगा। चीज़ें क्लियर है कि ये सब, और ये बेसिक चीज़ें हैं, होपफुली ये चीज़ें आपको पता होगी। इसी तरीके का एक नेपाल में भी आया था 2015 में, बहुत डिवास्टेशन किया था, लेकिन इंडिया बच गया था। इंडिया भी हिमालय रीजन में है, और हिमालय प्लेट टेक्टोनिक रीजन है, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिव रीजन है ये, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है, और हिमालयस में भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्या होने के, अर्थक्वेक आने के। क्यों है? क्योंकि हिमालय रीजन में कन्वर्जेंस होता है इंडियन प्लेट का और यूरेशियन प्लेट का, ये दोनों प्लेट जो है कन्वर्ज होती है, जिसके कारण हिमालय बना हुआ है। ये दो प्लेट एक दूसरे से टकराई, और टकरा के यहाँ से फोर्स लगाओगे, किसी चीज़ को ऐसे दोनों तरफ से प्रेस करोगे तो क्या होगा, ऐसे ऊपर जो है प्लेट चली जाएगी, और ये क्या है, हिमालय है, ठीक। तो ये दोनों प्लेट के एजेस के ऊपर हिमालय बना हुआ है। अब ये दोनों प्लेट अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट होगा तो ये पूरा हिमालय हिलता हुआ नज़र आएगा, इसलिए जो है अर्थक्वेक टेक्टोनिकली एक्टिव प्लेस है। और नेपाल में जो आया था वो भी ओरिजिनेट कहाँ हुआ था, हिमालयस में। इंडिया बच गया था, लेकिन इंडिया में 119 साल पहले मनाली में इसी तरह का, कांगड़ा और मनाली के पास में एक जगह है, वहाँ पर बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। तो वो अर्थक्वेक 5.3 मैग्नीट्यूड का था, इतना ज़्यादा जो है मैग्नीट्यूड का नहीं था, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन किया था, क्योंकि प्रिपेयर्डनेस नहीं हुआ करती थी। इसी तरीके से जो अर्थक्वेक नेपाल में आया था वो भी बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिव था, क्योंकि उसमें भी प्रिपेयर्डनेस नहीं थी। नाउ ताइवान का जो अर्थक्वेक है उसकी बात कर लेते हैं, वो क्यों आया था और कौन सी प्लेट्स हैं यहाँ पर जिसके कन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जेंस के कारण यह अर्थक्वेक आया है, इसे देख लेते हैं। जो ताइवान है वो कौन सी प्लेट की बाउंड्री पर है, आपका यूरेशियन प्लेट और फिलीपींस प्लेट। ये आपकी यूरेशियन प्लेट है, ये फिलीपींस प्लेट है, और ये दोनों प्लेट एक दूसरे से कन्वर्ज हो रही है। जो आपकी फिलीपींस प्लेट है वो मूव कर रही है टूवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट एट अ वेलोसिटी ऑफ 7.8 सेंटीमीटर पर ईयर। इंडिया प्लेट के कंपैरिजन में बात करें, इंडिया की जो प्लेट है यहाँ पर यूरेशियन और इंडियन प्लेट, तो उसके कंपैरिजन में जो फिलीपीन प्लेट है वो बहुत तेज़ी से मूव कर रही है, इसलिए जनरली यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं किसके, अर्थक्वेक आने के। और ताइवान में इसलिए हिस्ट्री रही है, पहले भी अर्थक्वेक आया करते थे, और इस बार भी जो अर्थक्वेक आया वो बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक था। इस बार जो अर्थक्वेक आया था वो कौन सी सिटी के पास में आया था, हुलियन सिटी के पास में था। यहाँ पर 1999 में भी इसी के आसपास एक अर्थक्वेक आया था, इसी सिटी के नियर में, और उसका मैग्नीट्यूड कितना था, 7.7 के आसपास का मैग्नीट्यूड था। लेकिन 1999 में जब अर्थक्वेक आया था तो टोटल जो लोगों की जान गई थी वो कितनी थी, 2430, और कितने लोग इंजर्ड हुए थे, लगभग 11,000 लोग इंजर्ड हुए थे। 50,000 से अधिक बिल्डिंग उस समय कोलैप्स हुई थी। जो रीसेंट अर्थक्वेक आया है उसमें केवल 13 लोगों की जान गई है, और इंजरी केवल 1000 लोगों को आई है। सो 1999 अर्थक्वेक के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो 2024 में जो अर्थक्वेक आया उससे होने वाला जो डैमेज था वो बहुत कम डैमेज था, मिनिमल डैमेज था। और उसका रीज़न क्या है, प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन मेजर्स। प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन मेजर्स के कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन मेजर्स देख लेते हैं जो ताइवान ने किए हैं और जो इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकता है। अगर ताइवान की अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस की बात करें तो ये वर्ल्ड में जो मोस्ट एडवांस कंट्री है उनकी जो प्रिपेयर्डनेस है उसी के कंपैरिजन में ताइवान की प्रिपेयर्डनेस को हम कंपेयर कर सकते हैं। ये जो आइलैंड नेशन है इसके पास मोस्ट एडवांस अर्थक्वेक मॉनिटरिंग नेटवर्क एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम है। इनने वाइड स्प्रेड कैंपेन किए हैं, बहुत सारी मॉक ड्रिल करके रखे हैं, लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव कई सारे शुरू कर रखे हैं
जिसके थ्रू ये मॉक ड्रिल्स वगैरह की जाती है और कम्युनिटी को पूरी तरीके से अवेयर किया गया है कि अगर अर्थक्वेक आता है तो उन्हें कौन सी एक्टिविटी करने की ज़रूरत है और कौन सी एक्टिविटी नहीं करने की ज़रूरत है। इसका मतलब डू एंड डोंट्स हर लोगों को पता है कि अर्थक्वेक के समय उन्हें क्या करना है, रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है। वनरेबल सेक्शन जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो सीनियर सिटीज़न हैं, उन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। बिल्डिंग कोड्स बनाए गए हैं और उन्हीं बिल्डिंग कोड्स को यहाँ पर अच्छे से फुली कंप्लाई किया जाता है और उसके बिल्डिंग कोड्स का जो एग्जिस्टिंग कोड है उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके अलावा जो रेसिडेंट्स हैं उनको इंसेंटिवाइज भी करते हैं बाय ऑफरिंग सब्सिडीज टू इम्प्रूव द क्वैक रेजिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग। अपने घर को जो है क्वैक रेजिस्टेंस बनाने के लिए सब्सिडी भी घरों को दी जाती है। अपने यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा तो ताइवान है वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ भी यूज़ कर रहा है, जैसे कि सीस्मिक डैम्पर्स हो गए, बेस आइसोलेशन सिस्टम हो गए। ताइवान की मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग है ताइपाई 101, जो इस बार अर्थक्वेक आया उसे किसी भी तरह का डैमेज नहीं हुआ। और ये बिल्डिंग की जो इंटीग्रिटी है उसके बचने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर डैम्पनर लगा था। 660 मेट्रिक टन स्टील स्फीयर जो है यहाँ पर केबल से सस्पेंडेड था और जब भी कोई मोशन होता है बिल्डिंग में तो ये पेंडुलम घूमने लग जाता है और ये जो बिल्डिंग का कोई मोशन है तो उसको काउंटर करता है। इसके कारण जो है बिल्डिंग की इंटीग्रिटी मेंटेन रही। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जोनिंग वगैरह जो इंडिया ने किया है वो तो ऑलरेडी सारी कंट्री कर ही रही है प्रिपेयर्डनेस के लिए। अब इंडिया क्या सीख सकता है ना। वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया और लेसन्स फॉर इंडिया की बात करते हैं। इंडिया जो है बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन कर रहा है टेक्टोनिकली अनस्टेबल रीजन्स में। फॉर एग्जांपल हिमालयस की बात करेंगे, छोटा चार धाम प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं जिसमें हम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। जितने छोटे चार धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, है ना, ये सारे जितने भी नाथ हैं उत्तराखंड के, इन्हें हम जोड़ रहे हैं और रोड बना रहे हैं, रोड को चौड़ा कर रहे हैं, वाइडन कर रहे हैं। तो ये हिमालय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये जो है जो एक्सपांशन हो रहा है ये खतरनाक हो सकता है। तो ये जो एक्सपांशन हो रहा है इसमें हमें प्रॉपरली जो है जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना होगा, जो कि अर्थक्वेक सेंसिटिव गाइडलाइंस है। अगर हम यहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वो अर्थक्वेक रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सस्ता डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स में घुसते तो चले जाते हैं और जो डेवलपमेंट करते हैं उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं वो भी डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं। और इसके कारण आने वाले समय में जब अर्थक्वेक आता है तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो पूरी तरीके से ढह जाते हैं, प्रॉपर्टी का तो लॉस होता ही होता है और इसके कारण जो जाने हैं वो बहुत ज़्यादा चली जाती है। तो इंडिया को सबसे पहले तो सीस्मिक कोड्स जो है इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है ना। सीस्मिक कोड बनाने की ज़रूरत है और प्रॉपर उसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा सेफ इंजीनियर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है और जो एनफोर्समेंट से रिलेटेड इनएडुकेसी है उसको प्रॉपर ओवरकम करने की ज़रूरत है। हम कोड तो बना लेते हैं पर इतना पैसा खाते हैं, इतना करप्शन करते हैं कि वो कोड कभी इम्प्लीमेंट होता ही नहीं है। और इसके कारण जो सिस्मिक कोड है, जो आपके सेफर इंजीनियर स्ट्रक्चर है वो कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाते और फिर ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी पेपर में, ग्राउंड में वो नहीं दिखते और जब अर्थक्वेक आता है तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो ये चीज़ों का इंडिया को ध्यान रखना पड़ेगा और जो कोड्स बना रहे हैं वो रीजन स्पेसिफिक होना चाहिए। कोई रीजन में जहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अर्थक्वेक आने के, है ना, जो बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन रीजन है, वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कोड स्पेसिफिक कोड बनाने पड़ेंगे वहाँ के लिए। जनता को अवेयर करना, कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम चलाना, मॉक ड्रिल्स करना, सबरे जो रिस्क है उसको रिड्यूस करना, ये सारे काम भी इंडिया को करना पड़ेगा।
और जो हमारे ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर स्टाइल है ना, जो पहले हम लोग अर्थक्वेक रेजिस्टिविटी जो रेजिलिएंट स्ट्रक्चर बनाया करते थे, उस तरीके के ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर स्टाइल को रीडिस्कवर्ड और एनकरेज करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें अगर हम करते हैं तो इससे हम लोग जो है बेहतर प्रिपेयर हो सकते हैं अर्थक्वेक के लिए। ठीक, ये हमारा आर्टिकल था। चीज़ें क्लियर है। व्हाट आर द रूल्स अराउंड स्टार कैंपेनर्स, ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इलेक्शन ईयर 17 लोकसभा इलेक्शन ऑलरेडी चल रहे हैं, एग्ज़ाम 16 तारीख को है जून में इलेक्शन के बाद। तो स्टार कैंपेनर के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल शुरू करते हैं। आर्टिकल क्यों आए हैं? सुनीता केजरीवाल जी, जो कि दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की वाइफ हैं, उनको अपॉइंट किया गया है एज एन स्टार कैंपेनर बाय आम आदमी पार्टी फॉर इट्स कैंपेन इन गुजरात। ये गुजरात में जा करके एज अ स्टार कैंपेनर क्या करेंगी? कैंपेन करेंगी। किसके लिए? आम आदमी पार्टी के लिए। तो इससे रिलेटेड जो लीगल प्रोविजंस हैं पहले उसकी बात कर लेते हैं। किस में दिया हुआ है स्टार कैंपेनर से रिलेटेड लीगल प्रोविजन? कौन से एक्ट में? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ठीक है, RPA एक्ट 1950 में भी एक आया था और एक 1951 में। तो ये 1951 में है, इसको ध्यान रखेंगे। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 51 में अलग प्रोविजंस थे और 50 में अलग प्रोविजंस हैं। ठीक, जो इलेक्शन शुरू होने के बाद के प्रोविजंस हैं वो 51 में दिए हैं, और इलेक्शन की तैयारी करने से रिलेटेड प्रोविजन 1950 वाले एक्ट में है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना होगा। इसमें इसी एक्ट में जो है सेक्शन 77 में प्रोवाइड किया गया है लॉ रिलेटिंग टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। 77 जो सेक्शन है उसमें प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स। जो बड़े बड़े लीडर होते हैं उनके द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, जैसे कहीं पर रैली करने गए तो वहाँ जाएंगे, इतनी भीड़ इकट्ठी होगी, वहाँ पर पूरा मंच सजाया जाएगा, उसमें कुछ खर्चा होगा, तो वह एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है उससे रिलेटेड प्रोविज़न आपके कहाँ पर है? सेक्शन 77 में। तो जो लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है ये बेसिकली क्या होते हैं? पॉपुलरली इन्हें स्टार कैंपेनर कहा जाता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना होगा। जो बड़े बड़े लीडर होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, जैसे कि योगी जी हैं, मध्य प्रदेश के इलेक्शन में गए तो वो वहाँ मध्य प्रदेश के तो नहीं हैं वो, अगर वो जा रहे हैं बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं तो वो क्या होंगे? स्टार कैंपेनर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये स्टार कैंपेनर की डेफिनेशन हो गई। जनरली जो बड़े बड़े लीडर होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के उन्हें ही स्टार कैंपेनर कहा जाता है, पर इसमें दूसरी सेलिब्रिटीज़ भी इंक्लूड हो सकती है। लेकिन जो सेलिब्रिटी इंक्लूड की जाएगी उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। ये जो सेलिब्रिटीज़ होंगी ये पॉलिटिकल पार्टी की मेंबर होना चाहिए। अगर ये मेंबर हैं तो ही ये स्टार कैंपेनर की तरह बिहेव कर पाएंगे, स्टार कैंपेनर की तरह कैंपेन कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर ये पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं हैं तो ये कैंपेन बिल्कुल भी नहीं कर सकते किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ठीक, और पॉलिटिकल पार्टी को इन्हें अपॉइंट करना होता है, इसे कोई और अपॉइंट नहीं करता। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने किसको अपॉइंट किया है? सुनीता केजरीवाल जी को। ठीक, तो दो रिक्वायरमेंट है, पहली जो पॉलिटिकल पार्टी होगी वो इनको अपॉइंट करेंगी, और दूसरा ये पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होना चाहिए। तो बाहर से जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी कैंपेन कर सकते हैं, किसके लिए? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और उन्हें भी स्टार कैंपेनर्स में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है उनके लिए प्रोविज़न है कि वो मैक्सिमम 40 स्टार कैंपेनर अपॉइंट कर सकते हैं। इसका मतलब जो रिकॉग्नाइज पार्टी कौन कौन सी है? जो नेशनल पार्टी है और स्टेट पार्टी है। स्टेट पार्टी और आपकी जो नेशनल पार्टी है वो मैक्सिमम कितने कर सकते हैं? 40 स्टार कैंपेनर अपॉइंट कर सकते हैं। वहीं रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पार्टी कितनी कर सकती है? मैक्सिमम 20 कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो ये आसानी हो जाएगी। ठीक, आपको जो नेम होंगे सबसे पहले इलेक्शन कमीशन और जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है स्टेट के, उनको ये नाम कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इलेक्शन के जो डेट है
है ना, उसके नोटिफिकेशन के 7 दिन पहले, मतलब नोटिफिकेशन जब आ रहा है इलेक्शन शेड्यूल का, उसके 7 दिन पहले ये सारी चीज़ें आपको कम्युनिकेट करनी पड़ती है। किसको? इलेक्शन कमिश्नर को। अगर मल्टी फेज इलेक्शन हो रहे हैं तो आप हर इलेक्शन के लिए सेपरेट जो है क्या कर सकते हैं, लिस्ट दे सकते हैं। लेकिन जनरली जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो क्या करती है, एक सिंगल लिस्ट दे देती है सारे फेजेस के लिए कि कौन उनका स्टार कैंपेनर होगा इस फेज में। अब बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। इतना तो आपको जानकारी होगी कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं वो कुछ खर्चा करेंगे इलेक्शन कैंपेन करने में, उस खर्चे को लिमिट किया गया है ना। अंडर आरपीए एक्ट 1951 में कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें बताया गया है कि कितना आप जो है इलेक्शन एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। ये कैंडिडेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर योगी जी खड़े हो रहे हैं तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो कैंपेन करने में 95 लाख रुपीज़ जो है खर्चा कर सकते हैं। उनका कैंपेन जितना इलेक्शन एक्सपेंडिचर है वो 95 लाख से ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ये बड़े स्टेट्स के लिए है। बड़े स्टेट की जो लोकसभा सीट है उसके लिए 95 लाख है। अगर छोटा स्टेट है तो वहाँ पर आप सिर्फ 75 लाख रुपए इलेक्शन एक्सपेंडिचर इनकर कर सकते हैं। ये सारे प्रोविजंस हैं ऑलरेडी। लेकिन अगर आप स्टार कैंपेनर हैं तो आपका जो भी खर्चा होगा वो कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर, इलेक्शन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और पॉलिटिकल पार्टी कितना खर्चा करी है उस पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है, सिर्फ कैंडिडेट के ऊपर लिमिटेशन है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इलेक्शन एक्सपेंडिचर का जो लिमिटेशन है वो किसके ऊपर है? केवल कैंडिडेट के ऊपर है। स्टार कैंपेनर के ऊपर कोई नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। वो जितना चाहें उतना खर्चा कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर स्टार कैंपेनर के बेनिफिट क्या हैं कि स्टार कैंपेनर जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, हवाई यात्रा कर रहा है, वहाँ रुक रहा है कॉन्स्टिट्यूंसी में, और फिर पूरी जो है रैली संबोधित कर रहा है। उसमें भी पूरे टेंट और तमाम तरह का खर्चा होगा। 10 लाख 20 लाख जो भी खर्चा होगा वो आप उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के जो कैंडिडेट हैं उसको नहीं उठाना पड़ेगा। उसके 95 में वो ऐड नहीं होगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो स्टार कैंपेनर है वो जनरल कैंपेनिंग करेगा पार्टी के लिए। उस कैंडिडेट के लिए वो कोई भी जो है कैंपेन नहीं करेगा। अगर वो ये बोलता है कि पर्टिकुलर कैंडिडेट को आपको जिताना है, इस कैंडिडेट को आपको वोट करना है, आपके साथ वो कैंडिडेट बैठा हुआ है ना, आप स्टार कैंपेनर है और आप उसका स्टेज में नाम लेते हैं, आप बोलते हैं कि इसको जिताइए, ये करिए, तो अगर आप ऐसा करता है स्टार कैंपेनर तो उसको ये बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे। तुरंत ही जो है जितना भी खर्चा हो रहा है वो सारा का सारा उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के इलेक्शन एक्सपेंडिचर में ऐड कर दिया जाएगा। मान लीजिए जो स्टार कैंपेनर है वो उसके जो रुकने का एक्सपेंसेस हैं वो भी सारी चीज़ें ऐड कर दी जाएगी अगर वो आपके लिए वोट मांगता है। अगर आप उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल स्टार कैंपेनर के साथ, तो भी जो है 50% जो ट्रैवल का एक्सपेंडिचर होगा स्टार कैंपेनर का वो भी आपके इलेक्शन एक्सपेंडिचर में क्या किया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। स्टार जो कैंपेनर है वो सिर्फ जनरल अपील कर सकता है पार्टी को वोट देने के लिए, वो किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए कैंपेन नहीं कर सकता। अदरवाइज उसको जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं वो नहीं दिए जाएंगे। अब क्या इश्यूज़ हैं स्टार कैंपेनर से रिलेटेड, इन चीज़ों पर बात कर लेते हैं। जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने एडवाइजरी जारी की है सारी पॉलिटिकल पार्टी को कि वो क्या करके रखें, डेकोरम मेंटेन करके रखें जब भी वो कैंपेन करते हैं। इस तरीके से आपको कैंपेन नहीं करना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो। इस तरीके से अपील नहीं करना है कि वो कास्ट अपील हो, कम्युनल अपील हो। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टार कैंपेनर को अपना कैंपेन करना होता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिसके कारण इलेक्शन कमीशन को स्टार कैंपेनर के अगेंस्ट में जो है कार्रवाई करनी पड़ी है। जैसे कि जनवरी 2020 में इलेक्शन थे दिल्ली असेंबली के, और उस समय इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर दिया था किसके अगेंस्ट में, अनुराग ठाकुर के अगेंस्ट में और परवेश वर्मा जो कि बीजेपी के हैं, कि इन्हें स्टार कैंपेनर की लिस्ट से रिमूव किया जाता है।
ये इस तरह का ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ने दिया था। और सिमिलर जो है इंस्टांस हमें देखने को मिला था 2020 में, जो मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुए थे। उस समय जो कमलनाथ जी थे वो एज अ स्टार कैंपेनर काम कर रहे थे, और उन्होंने कुछ डेरिवेटरी स्टेटमेंट दे दिया था बीजेपी के एक कैंडिडेट के अगेंस्ट में। तो इलेक्शन कमीशन ने उनको स्टार कैंपेनर की लिस्ट से रिमूव कर दिया था। उसके बाद कमलनाथ जी सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी कि ईसी के पास इस तरह की कोई पावर है ही नहीं कि वो स्टार कैंपेनर को रिमूव कर दे। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास पावर नहीं है। दूसरा इशू क्या है यार, जनरली जो स्टार कैंपेनर है उसके ऊपर जो खर्चा होता है, वो जो असेसमेंट किया जाता है वो हमेशा बहुत कम असेसमेंट आता है। वो इसलिए कम असेसमेंट आता है क्योंकि जो ऑलरेडी खर्चा किया जा रहा है, जो रेट कार्ड है वो टाइम के साथ जो है इन्फ्लेशन के साथ उसे अपडेट नहीं किया जाता। जो करंट मार्केट रेट है वो रिफ्लेक्ट नहीं होते जो रेट कार्ड है, तो इसे रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो क्या किया जा सकता है, जो आरपीए एक्ट है उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। आरपीए एक्ट में लिखा है कि पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट कर सकती है और रिवोक कर सकती है स्टार कैंपेनर को। इलेक्शन कमीशन के पास ये अथॉरिटी नहीं होती, और यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। और आर्टिकल 324 में ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन हाईएस्ट अथॉरिटी है, जो कि क्या कर सकती है, इलेक्शंस को कंट्रोल कर सकती है, सुपरिटेंडेंस कर सकती है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ के देखें और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन हो रहा है उसको देखें, तो इलेक्शन कमीशन को ये पावर दी जानी चाहिए कि वो स्टार कैंपेनर को रिमूव करे, और उसके लिए हमें लॉ में चेंजेस की ज़रूरत है। इस तरीके से हम थोड़ी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्टार कैंपेनर हैं उनमें इंस्टिल कर सकते हैं, उन इंश्योर कर सकते हैं कि उनके जो कैंपेन है उसमें डेकोरम मेंटेन हो सके। इसके अलावा जो रैली के एक्सपेंसेस हैं उसको नई रेट लिस्ट के हिसाब से, जो अपडेटेड मार्केट रेट है उसके हिसाब से करना चाहिए। बेहतर मेथडोलॉजी की ज़रूरत है असेसमेंट करने के लिए। ये आपका क्या था, पूरा आर्टिकल था। चीज़ें क्लियर है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। स्टार कैंपेनर क्या है और किस तरीके से हम स्टार कैंपेन बना सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या लीगल प्रोविजंस दिए हुए हैं, क्या बेनिफिट होते हैं और क्या इशू इन्वॉल्व है, और उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं। ये सारे एस्पेक्ट आर्टिकल के हमने कवर कर लिए। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।